यस, क्या चल रहा था हमारा? वो कहाँ से आ गया? जब तू आई थी तब चल रहा था। बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल्स में हमने आपको एमिनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स के बारे में बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे सैकराइड्स के बारे में। किसके बारे में? Saccharides. क्या होते हैं सैकराइड्स? कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट। सैकराइड्स मीन शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस पृथ्वी पर आप जानते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। कौन होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या मतलब है इसका? कार्बन के हाइड्रेट्स. वेरी गुड। कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट मीन्स H2O, है ना? एक प्रोफेशनल कॉम्बिनेशन इन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या प्रोपोर्शन होता है? 2:1। क्लियर? तो हाइड्रेट्स हैं कार्बन के, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ये कंपाउंड हैं। किसके हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन है वो कितना है? वाटर वाला है, यानी 2:1 है। कौन सा है ये? कौन सा प्रोपोर्शन है? नंबर, है ना? वॉल्यूमेट्री नंबर्स दो तरह के होते हैं ना, एक मास का और एक वॉल्यूम का, नंबर्स का। तो दोनों अलग अलग हैं। एक 1:8 है और एक 2:1 है। ये बात तो क्लियर है ना आपको, या नहीं है? हैं? क्लियर है सब बच्चों को? चलो, अब कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो कंपाउंड है बेटा, इनमें हमने देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में 2:1 का प्रोपोर्शन है एंड दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल फार्मूला CnH2O and CnH2O। क्लियर? कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन के अगर हम कॉम्बिनेशन में देखें तो एक जनरल चीज हमें निकल के आती है कि भैया जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो दो फॉर्म में मिल सकते हैं, एक एल्डिहाइड फॉर्म और एक कीटोन फॉर्म्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स पता है किसी को क्या होते हैं? इनमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? CHO। सबको पता है या नहीं पता है? CHO फंक्शनल ग्रुप होता है ना। और कीटोन में ये तो एस्टर का हो गया है। वही तो पूछा है मैंने। नहीं, ये सही बोल रही है। कीटो ग्रुप जो है कार्बन ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो भैया अच्छा जस्ट ये तो हमने आपको बोला कि ये इनमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है और कीटो ग्रुप भी है। जब इनमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, किनमें? कार्बोहाइड्रेट्स में, इन्हें हम क्या कहते हैं? एल्डोज। और जब कीटो ग्रुप होता है तो क्या कहते हैं? कीटोस। तब हम क्या कहते हैं इन्हें? कीटोस। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इन्हें हमने
3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है? 3। नंबर 1 मोनोसेक्राइड्स, नंबर 2 नहीं डाई नहीं ओलिगोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स, नंबर 2 ओलिगोसेक्राइड्स और नंबर 3 पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट 3 ग्रुप में है, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। 3 कैटेगरी हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है बच्चों। सबसे पहले आता है मोनोसेक्राइड्स। ये सबसे सिंपल प्रकार के शुगर हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सबसे सिंपल प्रकार के हैं, वाटर में सोल्यूबल हैं, वाटर में सोल्यूबल हैं। और नंबर दो क्या है इनमें? स्वाद में मीठे हैं। स्वाद में क्या है? मीठे। क्लियर। अगर हम मोनोसेक्राइड्स को देखें, इनमें कार्बन का नंबर 3 to 7 तक चलता है। कहां तक चलता है? 3 to 7। नंबर ऑफ कार्बन क्या है? 3 to 7। सपोज कीजिए ये मैंने एक क्या बनाया है? 3 कार्बन वाला शुगर। ठीक है। कितने कार्बन वाला है ये? 3। और 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। ठीक है बच्चों। इसमें पहले नंबर पे जो कार्बन है हमने, जिसपे फंक्शनल ग्रुप है इसका, कीटो ग्रुप है या एल्डिहाइड, वहीं से नंबर 1 शुरू करते हैं। तो इसमें कौन सा ग्रुप दिया मैंने? एल्डिहाइड दिया है। और यदि मैं इसे ये बना दूं, तो कौन सा ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है? कीटो ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? कीटो ग्रुप। ये कौन से कार्बन पे आ रहा है? सेकंड पे आ रहा है। एस। ठीक है, सामान्यतः सेकंड पे ही होता है। सामान्यतः क्या होता है? ये सेकंड पर ही होता है। क्लियर। ये बातें पता है आपको, बेसिक बातें हैं ये एल्डिहाइड ग्रुप और कीटो ग्रुप की। अब ये कार्बन की संख्या 3 टू कितना गया है? 7। इसी के आधार पर ये जो मोनोसेक्राइड्स हैं, इनके नंबर्स होते हैं। इनके क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। 6 नंबर वाला पता है कोई आपको? मोनोसेक्राइड्स 6 नंबर वाले का किसी का नाम पता है? जिसमें कार्बन के नंबर 6 हो, उस मोनोसेक्राइड्स का नाम पता है? ग्लूकोज। और दूसरा फ्रक्टोज। क्या अंतर है दोनों में? एक में एल्डिहाइड ग्रुप है और एक में कीटो ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप किस में है? और कीटो ग्रुप किस में है? फ्रक्टोज में। ठीक है बच्चों, जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा पाए जाने वाली ये दो ही है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और इनमें, इन दोनों में सबसे मीठा कौन है? नहीं, फ्रक्टोज। इन दोनों में मीठा कौन है? फ्रक्टोज। लेकिन संसार का सबसे मीठा पदार्थ कौन सा है? नो। कौन सी शुगर? ये भी तो शुगर है। कौन है बताओगे? पता है? सैक्रीन। क्या है? सैक्रीन। क्या नाम है उसका? सैक्रीन है उसका नाम। क्या नाम है? सैक्रीन। ठीक है। अब भैया आपने बताया कि 6 1 2 3 4 5 एंड 6।
C6H12O6 है ना? C6H12O6 ये कौन सा फार्मूला है? ये कौन सा फार्मूला है? C6H12O6 कौन सा? कौन सा फार्मूला एम्पिरिकल नहीं, मॉलिक्यूलर फार्मूला है? मॉलिक्यूलर फार्मूला मोलिकुलर फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला तो नहीं है ये। नहीं सर। क्या होता है एम्पेरिकल फार्मूला, पता है किसी बच्चे को? यस सर, सर इसका CH2 CH2 ओके। देखो 3 फार्मूले मैंने लिखे हैं यहाँ पर ग्लूकोज के, ठीक है ना? ये कौन सा है? एम्पेरिकल, ये मॉलिक्यूलर और ये स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर, ठीक है ना? तीनों में अंतर पता है आपको? कोई बच्चा ऐसा जिसे ना पता हो? सबको पता है या नहीं? देखो अगर किसी केमिकल का जो फार्मूला बताया जा रहा है, एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूं, पता है बच्चों को कुछ को, अगर उसमें जो भी उसके कंस्टिट्यूएंट हैं एलिमेंट्स, उनमें एक रेशो दी गई हो, एग्जैक्ट नंबर ना देके उनकी क्या दे दी जाए? रेशो, तो वो क्या बन जाता है? एम्पेरिकल फार्मूला। यहां पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जैक्ट नंबर तो नहीं दिया, इनमें रेशो दिया है कि भैया 1:2:1 का रेशो बनता है यहाँ पर, है ना? इसलिए जो फार्मूला बना इसे हमने क्या कह दिया? एम्पेरिकल फार्मूला। और अगर ये नंबर एग्जैक्ट बता दिया जाए, क्या बता दिया जाए? तो बन जाता है क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला। और अगर किसी केमिकल के, किसी रसायन के मॉलिक्यूल्स में उसके विभिन्न एलिमेंट्स के जुड़ने के क्रम को बता दिया जाए कि वो किस प्रकार से एक दूसरे से कंबाइन है, तो बन जाता है क्या? स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्या बन जाता है? स्ट्रक्चरल फार्मूला, है ना? ग्लूकोज खरीदा है कभी बाजार से? पैकेट खरीदने जाते हो ग्लूकोज, है? यस सर। क्या लिखा होता है वहां पे? ग्लूकोज डी, है? ग्लूकोज डी, व्हाट इज डी? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, वाह। डेक्स्ट्रा डेक्स्ट्रा रोटेटरी, क्या होता है डेक्स्ट्रा रोटेटरी? सर मतलब जिसमें H और C ये जो पॉइंट है पोजीशंस होते हैं टू ये वाले सेकंड नहीं सर, सेकंड और थर्ड वाले। सेकंड और थर्ड वाले यानी ये और ये ये किस पोजीशन में होते हैं? मतलब दाएं हाथ की तरफ, दक्षिणावर्त, है ना? दक्षिणावर्त ऑप्टिकली जो है प्रकाश को दक्षिणावर्त घुमाता है ये, है ना? डेक्स्ट्रोस, एक्स्ट्रा रोटेटरी वहीं से आया है, तो दैट इज ग्लूकोज डी। दूसरा क्या होता है? लेवो रोटेटरी, ये क्या होता है? वो लेफ्ट साइड में होता है। वो क्या होता है? ये इधर ना हो, ये इधर ना होके क्या आ जाता है? लेफ्ट साइड में आ जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? लेकिन आप कौन सा ग्लूकोज खाते हैं? ग्लूकोज डी खाते हैं, क्योंकि वही मैक्सिमम होता है, वही मैक्सिमम होता है, ग्लूकोज डी ही होता है। दैट्स व्हाई इट इज ग्लूकोज डी एंड ग्लूकोज एल, है ना? ये स्ट्रक्चर में हमें पता होना चाहिए कि भैया क्या डी है और क्या एल है। तो स्ट्रक्चर भी अलग, जितना लंबा मॉलिक्यूल्स होता चला जाएगा, जितना लंबा मॉलिक्यूल्स होता चले जाएगा, उसमें क्या होता है? स्ट्रक्चर में क्या होता है? फर्क आता चला जाएगा, है ना? अगर एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो लेकिन रसायन अलग अलग हो, केमिकल अलग अलग बन रहे हो, कंपाउंड अलग अलग हो, तो ये घटना क्या कहलाती है? एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूले से यदि एक से अधिक यौगिक प्रदर्शित हो जाए तो ये घटना क्या कहलाती है? शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूं अब मैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही है लेकिन एक कंपाउंड अलग अलग है, इसका ऊपर वाले का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है?
बोलो जो मैंने लिखा, CH3O CH3 लिखा है ना मैंने, इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या बना? C2H6O। ये मैंने C2H5OH लिखा है, इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या बना? दोनों के मोलिकुलर फार्मूले सेम है, लेकिन ये कंपाउंड अलग अलग बन रहे हैं। तो ये घटना क्या कहलाती है? केमिस्ट्री पढ़े हो? फिर समावेवता का नाम सुना है? आइसोमेरिज्म का नाम सुना है? नाम सुना है आइसोमेरिज्म का या नहीं सुना है? क्या होती है आइसोमेरिज्म? एक ही फॉर्मूला बट इससे वो अलग मतलब सब कंपाउंड अलग अलग है। और मैंने क्या कहा था शुरू में? यही तो कहा था कि एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से अगर एक से अधिक कंपाउंड प्रदर्शित हो रहे हैं तो ये घटना क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? आइसोमेरिज्म। तो यहां पर भी आइसोमेरिज्म है। एल और डी जो फॉर्म है ये आइसोमेरिज्म का ही एक रूप है ना? डी और एल फॉर्म है आइसोमेरिज्म का ही एक रूप है। ठीक है ना? आइसोमेरिज्म अलग अलग प्रकार की। क्लियर? चलिए आइसोमेरिज्म से बाहर निकलते हैं। तो मोनोसैकेराइड्स के बारे में पता लगा बच्चों आपको या नहीं पता लगा? अच्छा, ये जो है ना जितना बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है ये मॉलिक्यूल सर्कुलर हो जाता है। क्या हो जाता है? सर्कुलर हो जाता है। क्या हो जाता है? और जब ये सर्कुलर होने लगता है, जब ये सर्कुलर होने लगता है तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अपने जैसे सेम या उससे अलग मॉलिक्यूल के साथ जुड़ना शुरू हो जाता है और जुड़कर वो एक पॉलीमर चेंज बनाता है, पॉलीमर्स बना लेता है। और जब पॉलीमर्स बनने शुरू होते हैं तो मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स होना शुरू होता है और सेकंड रूप आता है इसका ओलिगोसैकेराइड्स। क्या आता है बेटा? ओलिगोसैकेराइड्स। सेकंड फॉर्म पढ़ी है ना हमने। तो ओलिगोसैकेराइड्स में क्या होता है? ओलिगोसैकेराइड्स में क्या होता है? जो मोनोसैकेराइड्स है, क्या है? उसके मॉलिक्यूल्स ही आपस में जुड़ते हैं। क्या है? बॉन्ड बनाते हैं। क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं और बॉन्ड बना बनाकर एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। अप टू 10, अप टू 10 तक रहता है ओलिगोसैकेराइड्स। और जब मॉलिक्यूल्स की नंबर 10 से ज्यादा होती है तब आते हैं हम किसमें? पॉलीसैकेराइड्स। है ना? अगर दो मोनोसैकेराइड्स जुड़े हैं आपस में तो क्या बनता है? डाइसैकेराइड्स। क्या बनता है? डाइसैकेराइड्स। क्या बनता है बेटा? डाइसैकेराइड्स। अब माल्टोज को हम देखें। किसे देखें? माल्टोज। माल्टोज क्या है? एक डाइसैकेराइड्स है। माल्टोज क्या है? जिसमें दो मोनोसैकेराइड्स के अणु आपस में जुड़े। किसके अणु जुड़े आपस में? दो मोनोसैकेराइड्स के अणु जुड़े आपस में, इन्होंने अपने अंदर से एक वाटर निकाल दिया और आपस में एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ गए। अभी बताऊंगा इसे बॉन्ड का क्या नाम है, पूछूंगा आपसे। पता किसी बच्चे को? ग्लाइकोसिड बॉन्ड। क्या कहते हैं इन्हें? ग्लाइकोसिड बॉन्ड। देखो बच्चों ध्यान रखो, ये एक अणु है मेरे पास, ये दूसरा अणु है सेम, है ना? और ये आपस में जोड़ रहा हूं, एक बॉन्ड बनाया इन्होंने, जल अपघटित किया, है ना? वाटर एक निकाला और इस बॉन्ड का हमने नाम क्या दिया? क्योंकि ये ग्लाइकोसिड बॉन्ड, ये बॉन्ड अलग अलग, उसमें अलग अलग नाम आएंगे इनके, है ना? प्रोटीन में पढ़ाए थे, एमिनो एसिड में पढ़ाया था, कौन सा बॉन्ड था वो? पेप्टाइड बॉन्ड था वो। कौन सा बॉन्ड था? पेप्टाइड। और ये कौन सा बॉन्ड है? ग्लाइको। और यहां पर ये जो दो अणु हैं ये किसके हैं? मोनोसैकेराइड्स। किसके हैं? अब मोनोसैकेराइड तो ग्लूकोज भी है, फ्रक्टोज भी है, ग्लैक्टोज भी है ना? अब आपके दिमाग में एक प्रश्न और आए,
क्या ये दोनों मोनोसेक्राइड्स एक जैसे हो सकते हैं? नहीं सर, हो सकते हैं, एक है ना? दोनों एक जैसे हो सकते हैं, है ना? जैसे कि माल्टोज में, माल्टोज में एक ग्लूकोज का अणु दूसरे ग्लूकोज के अणु के साथ बॉन्ड बनाए हुए है। एक पहला भी ग्लूकोज है और दूसरा भी क्या है? ग्लूकोज है। ये डाइसेक्राइड तो है, ये होमो डाइसेक्राइड्स है। कैसा है? होमो डाइसेक्राइड्स। क्यों? क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल्स डिफर भी हो सकते हैं। एक और है माल्टोज, लैक्टोज। अच्छा, माल्टोज शुगर जानते हैं कहाँ होती है? माल्टोज शुगर कहाँ होती है? नहीं वो जब वो करते हैं ना सर, अब बीजों को अंकुरित करते हैं, बीजों को अंकुरित करते हैं ना, सीड्स को अंकुरित करते हैं। चने आपने डाल दिए और फिर उसमें भिगो के रखे और उसके अंदर क्या हो गया? जर्मिनेशन शुरू हो गया, अंकुरित होने शुरू हो गए। तो उसके अंदर कौन सी शुगर है? ठीक है। और ऐसे ही एक शुगर है लैक्टोज। लैक्टोज तो मैंने बताई है तुम्हें, किसमें होती है लैक्टोज शुगर? मिल्क में, मिल्क में। लैक्टोज शुगर कहाँ होती है? ये लैक्टोज माल्टोज से कम मीठी है ना? और इसमें जानते हैं कौन कौन से हैं? एक ग्लूकोज है और एक ग्लैक्टोज है। एक ग्लूकोज है और एक मॉलिक्यूल्स किसका है? ग्लैक्टोज का। क्लियर? माल्टोज में ग्लूकोज, माल्टोज में ग्लूकोज है, हाँ। लैक्टोज में ग्लूकोज एंड, ठीक है। एक होती है सुक्रोज, इसमें एक ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज। एक ग्लूकोज है और एक क्या है? फ्रक्टोज। ठीक है। डाइसेक्राइड्स से, डाइसेक्राइड्स ही बताया मैंने, है ना? इन्हें हम ज्यादा पढ़ते हैं डाइसेक्राइड्स को। तो एक सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स में एक मॉलिक्यूल किसका है और दूसरा किसका है? फ्रक्टोज का। चीनी, गन्ने से जो हमें मिलती है, हम चीनी की बात करते हैं, है ना? अब देखो इनका फार्मूला C6H12O6, C6H12O6। क्या करूं? एक पानी का अणु निकाल दूं, एक पानी का अणु निकलने में कितनी कार्बन निकल जाएंगी? सॉरी, कितनी हाइड्रोजन निकल जाएंगी? 2। और कितनी ऑक्सीजन निकल जाएंगी? 1। अगर हम ये देखें यहाँ पे कार्बन कितनी? C12 हो गई, H कितनी बनती है? 24, और O कितनी बनती है? 12। बेटा इसमें से मुझे H2O घटाना है, तभी तो बनेगा ये H2O माइनस H2O। तो यानी C12H22O11 बन गया नहीं फार्मूला चीनी का? ऐसा बन जाता है फार्मूला। ठीक है। तो अगर आपको मोनोसेक्राइड्स का फार्मूला याद है तो जोड़िए और एक पानी निकाल दीजिए, तो फार्मूले बनते चले जाते हैं। ट्राइसेक्राइड्स में ऐसे ही होगा, एक से जुड़ा एक पानी निकला, फिर अगला जुड़ा एक पानी और निकला, इस तरह से, है ना? इस तरह से ये क्रम चलता है, इस तरह से ये क्रम चलता है और हमारे पास मोलिकुलर फार्मूला आता चला जाता है। ठीक है। फ्रक्टोज किस में होती है? अच्छा, शुगर केन में होती है। और फ्रूट्स में कौन सी होती है? फ्रूट्स में, हाँ? फ्रूट्स में भी फ्रक्टोज होते हैं। फ्रूट में कौन होते हैं? फ्रक्टोज शुगर होती है ना? हाँ, एक चीज थी, ग्लूकोज का एक दूसरा नाम वो मैं बताना भूल गया शायद, उसके डी फॉर्म के कारण उसे क्या कहते हैं? डेक्सट्रोज। ग्लूकोज का एक दूसरा नाम क्या है? डेक्सट्रोज भी है ना? क्यों कहा गया डेक्सट्रोज? हाँ, इसलिए उसे डेक्सट्रोज कहा जाता है। क्लियर बच्चों? ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर हमारे एक बार दिमाग में घूम जाएगी तो हमें याद रहेंगे, अगर याद नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा पता नहीं क्या चीज पूछ ली है। छोटी छोटी बातें, है ना? सिंपल सिंपल बातें हैं, अगर उसी टाइम पे याद रखें तो हमें सब याद रहती हैं। और अगर हम मिस कर जाएं तो ऐसा लगता है पता नहीं यार कोई नई चीज पूछ ली शायद ये, है ना? चलिए, इसके अलावा
एक बात हाँ किसमें थी ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज मैंने बता दिया पाई जाने वाली सबसे ज्यादा मीठी शुगर है ये इसके मॉलिक्यूल सबसे शहद में कौन सी होती है शहद में शहद खाया ना मीठा होता है शहद कौन सी शुगर होती है शक्कर और ग्लूकोज का मिक्सचर मिक्सचर माय सुक्रोज हाँ ठीक है ना इनका मिक्सचर है तो इसका मतलब क्या है वो सुक्रोस है कौन सी है बेटा सुक्रोस है क्लियर अब आते हैं क्या सर वो जो सेक्रेट है वो किसमें पाए जाते हैं मतलब उसको केमिकली केमिकली बनाया जाता है उसे केमिकली सिंथेटिक किया जाता है सिंथेटिक है वो है ना बनाया जाता है और जो शुगर के पेशेंट होते हैं उन्हें दी जाती है क्योंकि वो मीठा तो है लेकिन शुगर नहीं है वो मीठी है लेकिन शुगर नहीं है अच्छा एक पॉइंट और हमें करना था यहाँ पर अभी तुमने क्वेश्चन पूछ लिया तो वो पॉइंट मेरे दिमाग से तुरंत स्लिप हुआ किसके बारे में था वो चलो आ जाएगा याद तो खुद करा दूंगा अब आते हैं पॉलीसेक्राइड्स में अब क्या आते हैं पॉलीसेक्राइड्स भी क्या होते हैं बेटा मोनोसेक्राइड्स के ही आपस में अणु बार बार बहुलक बनाकर पॉलीमराइज होकर 10 से ज्यादा जब अणु बड़े हो जाते हैं तब हम उसे किस श्रेणी में ले आते हैं इनके मॉलिक्यूलर वेट्स बहुत ज्यादा होते हैं ये प्राय वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में क्या होते हैं इनसोल्यूबल होते हैं जैसे कि है कौन ग्लाइकोजन जैसे कि है स्टार्च जैसे कि है सेलुलोज है ना स्टार्च है सेलुलोज है और तीसरा क्या बताया मैंने ग्लाइकोजन है ये होमोपोलीसेक्राइड्स है क्या है होमोपोलीसेक्राइड्स हैं ग्लूकोज के ही अणुबाउंड हो के जो है इतना बड़ा मॉलिक्यूल्स बना ले ठीक है क्लियर इनके अणु बहुत बड़े होते हैं जिस कारण से इनका जो मोलिकुलर वेट है वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है बहुत बड़े बड़े अणु हैं इनमें से कुछ अणु स्ट्रक्चर बनाते हैं कुछ जो है फूड मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं क्योंकि एक के अंदर ही कॉम्पैक्ट बन गया ना ये कॉम्पैक्ट शुगर हो गई तो कॉम्पैक्ट शुगर हो गई तो किसमें करेंगे हम जो कॉम्पैक्ट हो जाती है उसे ही हम स्टोरेज के रूप में रखते हैं है ना प्लांट्स में फूड किस फॉर्म में स्टोरेज रहता है ग्लाइकोजन भी आई थी मुझे आवाज किसी की अच्छा किस में रहता है ग्लाइकोजन में किसी ऐसे जो जिन्हें प्लांट्स माना गया है उनमें रहता हो बता सकते हो किसी में सब में स्टार्च के रूप में ही रहता है जिन्हें प्लांट्स माना जाता है सामान्यतः हालांकि नए 5 उस क्लासिफिकेशन में तो उन्हें अलग ही ग्रुप दे दिया गया बता सकते हो किसमें होता है ग्लाइकोजन के रूप में फूड स्टोरेज प्लांट्स में ज्यादातर स्टार्च में होगा फंजाई में किसमें होता है फंजाई के कैरेक्टर पढ़ो फूड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ food store in the form of glycogen blue green algae foam store in the form of glycogen rest इनसे रेस्ट स्टार्च इनसे रेस्ट स्टार्च और एनिमल्स में किसमें रहता है ग्लाइकोजन एनिमल में किसमें रहता है हाँ जो बात याद आ गई मुझे मैंने कहा था कि ये जो डाइसेक्राइड्स हैं बच्चों इनमें जो हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना ये क्या होती है ये रिवर्सिबल है ये क्या है पानी का अनुकूल के ये जो ग्लाइकोसाइड बॉन्डिंग है ये रिवर्सिबल है पानी निकलता है तो ये बन गए डाइसेक्राइड्स और पानी जुड़ेगा तो क्या बन जाएंगे इसका जल अपघटित करेंगे तो क्या बन जाएंगे मोनोसेक्राइड्स क्या बन जाएंगे मोनोसेक्राइड कहाँ होता है इनका जल अपघटन बताओ सोचो आपकी बॉडी में कहीं होता है अच्छा आपने जो गुड़ खाया आपने जो चीनी खाई क्या होगा उसका ग्लूकोज में टूट गई ग्लूकोज में टूटने का मतलब क्या हुआ ब्रेक डाउन हुआ ना तो यही तो मैं समझा रहा हूं आपको भाई आपने इसका मतलब है ये खाया सुक्रोज गुड़ खाया सुक्रोज गन्ना खाया
तो आपने इसका मतलब एक ऐसा अणु खा लिया जिसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, Yes, sir. और इनको जल अपघटित कर दिया, Yes, sir. तो ग्लूकोज अलग और फ्रक्टोज अलग। Yes, sir. ये काम जुड़ने का तो हुआ, बाहर हो गया, लेकिन टूटने का काम क्या हुआ, बॉडी के अंदर हो रहा है ये, इसे कहते हैं जल अपघटन होना। तो मैंने कहा है कि ये बॉन्ड पानी निकाले तो दो जुड़ गए, और पानी आए तो दोनों अलग हो गए, तो रिवर्सिबल हो गया क्या, नहीं हो गया। तो मैंने कहा ये ग्लाइकोसिड बॉन्ड जो है क्या होता है बेटा, रिवर्सिबल होता है। इसमें रिवर्सिबल घटना होती है, इसके पाचन की जब क्रिया होती है तो जल अपघटित होकर ही तो मोनोसेक्राइड्स बनते हैं। हम जो भी शुगर खाते हैं सारी की सारी क्या बन जाती है, मोनोसेक्राइड, है ना। सेलुलोज का पाचन होता है हमें, No, sir. नहीं होता। नहीं होता। सेलुलोज का पाचन हमें, नहीं होता। लेकिन पशुओं में तो होता Yes, है। sir. तो इसका मतलब, ठीक है, जंतु की अगर हम बात करें तो उनमें जल अपघटित होके जो पॉलीसैकेराइड्स हैं वो भी एंड में किस में आ रहे हैं, मोनोसैकेराइड्स में यार। ठीक है, समझ में आ गया। Yes, sir. चलिए, हो गया पॉलीसैकेराइड्स, शुगर हो गई। Yes, sir. चलिए, शुगर हो गई, शुगर के बाद कौन आता है भाई, शुगर के बाद कौन आता है, Nucleic acid. लिपिड्स ना करें पहले, लिपिड्स कर ले, छोटा है, Sir. हैं? Yes, sir. Hemoglobin, sir. लिपिड्स ना करें, छोटा है। लिपिड्स नाम सुना है किसी ने, Yes, sir. क्या होते हैं लिपिड्स, Sir, fats. फैट, लिपिड्स फैट होते हैं। ऑल लिपिड्स आर, अच्छा, All fats. All fats. ऑल फैट्स आर फैट, All fats are फैट्स। तो ये तो बात गलत होगी कि लिपिड फैट होते हैं, है ना। कोई भी ऑयली हो, ग्रीसी हो, ऑयली हो, ग्रीसी हो, वैक्सी हो, ऐसे सब्सटेंस जो है हमने लिपिड्स कहेंगे। ऐसे सब्सटेंस को हमने क्या कहा है, lipids. लिपिड्स का नाम दिया है। लिपिड्स आर वाटर इनसोल्यूबल, लिपिड्स आर वाटर इनसोल्यूबल, वाटर में घुलते नहीं हैं, है ना। अच्छा, एक बात बताओ, हमने ऑर्गेनिज्म का एक बॉडी पार्ट लिया था, Yes, sir. उसे ग्रिंड किया था, Yes, sir. ग्रिंड करने के बाद किसके साथ ग्रिंड किया था उसे हमने, हाँ, sir. Trichloroacid. ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ, फिर हमने उसे फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद कितने पार्ट मिले थे हमें, दो मिले थे, कौन कौन से, Micro और एक macro. एक एसिड सोल्यूबल और एक एसिड इनसोल्यूबल, एसिड सोल्यूबल एंड एसिड इनसोल्यूबल। ये कौन से हिस्से में मिले हमें, एसिड, मैक्रोमोलिक्यूल्स है ना, ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, जो बड़े मॉलिक्यूल्स है वही तो ऊपर रहेगा, वही तो एसिड इनसोल्यूबल्स है ना। एसिड इनसोल्यूबल्स में मिले वो लिपिड्स है ना। अब जो लिपिड्स है बेटा, लिपिड्स क्या हो सकते हैं, ये एक सिंपल फैटी एसिड हो सकते हैं, सिंपल क्या हो सकते हैं, फैटी एसिड। फैटी एसिड्स की अगर हम बात करें तो फैटी एसिड में क्या है बेटा, है कार्बोक्सिलिक ग्रुप Yes, sir. है ना, और वह एल्किल समूह के साथ जुड़ा हुआ है, Yes, sir. एल्किल समूह के साथ क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। क्लियर, यही तो है ना। Yes, sir. अगर हम और तरीके से देखें इसमें तो भैया ये सी ओ एच सी, एनसीईआरटी कहती है कि भैया फैटी एसिड्स में कार्बन का नंबर 1 से शुरू होता है और 19 तक, उन सबको उन्होंने फैटी एसिड माना है ना? एक कार्बन वाला कोई फैटी एसिड बता सकते हो मुझे,
इसमें एक ही कार्बन हो, कोई बच्चा है। फॉर्मिक एसिड, वेरी गुड। वो कौन है? फॉर्मिक एसिड। हालांकि और बुक्स में नंबर वेरी किया है, लेकिन हमें और बुक्स का नंबर नहीं देखना है ना, हमें केवल एनसीईआरटी को देखना है कि एनसीईआरटी हमारे उस नंबर्स को क्या बता रही है। इट इज फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम 1 to 19। ठीक है, 18 कार्बन वाला, 18 कार्बन वाला कोई फैटी एसिड याद है आपको जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा हो? 18 कार्बन वाला। हम्म, नहीं याद है? स्टेरिक एसिड। कौन है? स्टेरिक एसिड। अब हम इसका एक जनरल फार्मूला लिख लेते हैं और देखो फैटी एसिड का आपका प्रॉब्लम ही सोल्व करते हैं। एक जनरल फार्मूला लिख के फैटी एसिड की प्रॉब्लम ही सोल्व करते हैं। अगर आप देखें इस फैटी एसिड में एक कोने पर तो कौन है? देखो कौन है? COO। और एक सिरे पर कौन है? CH3 है। ठीक है, ये तो फिक्स है भाई, ये नहीं बदलेंगे। बीच के बदलेंगे। बीच में कौन है? CH2। बीच में कौन है? तो अगर मैं जनरल फार्मूला लिखूं तो जनरल फार्मूला बच्चों ये बनता है कि नहीं बनता है? देखो ध्यान से। हाँ, अगर अब मैं कहूं कि स्टेरिक एसिड का फार्मूला लिखो तो लिख सकते हो। इसमें जो मैंने कार्बन का नंबर बताया था वो इंक्लूड होता है, COH। COH का नंबर उसमें इंक्लूड है। तो क्या बनना चाहिए स्टेरिक एसिड का फार्मूला? ये तो भाई रहेगा अपनी जगह। ये CH2 है ना, और ये COOH। नंबर ऑफ कार्बन कितनी बताई मैंने? 18 है ना। 18 में से एक यहां गई, एक यहां गई, बची कितनी? 16। तो नंबर ऑफ N कितना हो गया? 16। ये फार्मूला बन गया। अगर आपको उसकी टोटल नंबर ऑफ कार्बन पता हो तो यू कैन राइट द फार्मूला ऑफ एनी फैटी एसिड। लिख सकते हो क्या? नहीं? इसे अगर खोल के ही आपको लिखना है तो भैया लिख लो, यहाँ पे CH करो और यहाँ पे 16 वो बना के और एंड में CH3 शो कर दो, है ना। बात आई समझ में या नहीं आई? तो ये है फैटी एसिड का फार्मूला। मैंने कहा लिपिड्स सिंपल फैटी एसिड भी हो सकते हैं, है ना। एक दूसरे प्रकार का लिपिड है सिंपल ही, दैट इज ग्लिसरॉल। दैट इज ग्लिसरॉल। हम ग्लिसरॉल को पकड़ो भैया। कितने बच्चों को फार्मूला पता है ग्लिसरॉल का? यही फार्मूला है, ट्राई हाइड्रोक्सी है ये। कितने हाइड्रोक्सिल है इसमें समूह? 3। 1 2 एंड 3। क्लियर? तो ये भी एक फैटी एसिड, ये भी एक लिपिड है। एनसीईआरटी ने बहुत बढ़िया तरह से इसे बच्चों का कंफ्यूजन दूर किया है इसमें। तो ये हो गया ग्लिसरीन। ठीक है बेटा। तीसरा, एनसीईआरटी कहती है कि भैया वो भी लिपिड्स हैं जिसमें फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरीन दोनों मिक्स है, दोनों आपस में जुड़ गए। पहला केवल फैटी एसिड कहा, लिपिड्स है वो भी। दूसरे में कहा ग्लिसरीन भी एक तरह का लिपिड्स है। तीसरा कहा मोस्टली ऐसे हैं जिनमें फैटी एसिड एंड ग्लिसरीन आपस में एक बॉन्ड बना रहे। यानी ग्लिसरीन में कितने हैं ये? CH2OH, CHOH एंड CH2OH। और इसके साथ कौन जुड़ा है बेटा? कौन जुड़ा है? अरे बता दो। एसिड RCOH होते हैं एसिड। फैटी एसिड RCOH है नहीं है? और यहां पर इनकी रिएक्शन हुई, क्या निकल गया? एक H2। जब भी एक एल्कोहल
जब भी एक अल्कोहल और एक एसिड की रिएक्शन होती है, पानी बाहर निकलता है, तो ये रिएक्शन क्या, ये चीजें क्या बनाती हैं आपस में मिलके, जानते हैं? केमिस्ट्री कमजोर लगती है आपकी मुझे। अल्कोहल और एसिड की क्रिया से, कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया से एस्टर बनते हैं बेटा। क्या बनते हैं? और इसका मतलब ये जो बॉन्ड बना है, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड हो गया? एस्टर बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है? पढ़ा है ना ये आपने, एस्टर बॉन्ड होता है। तो ये यूं ही है एस्टर बॉन्ड, इसलिए कहा गया इसे एस्टर बॉन्ड, ऐसे नहीं कैसे। ध्यान रखो ये महत्वपूर्ण रिएक्शन है। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, है ना, जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? एस्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एस्टर। क्या बनाते हैं? एस्टर। कोई सा भी अल्कोहल हो और कोई सा भी हो, क्या? हाँ, आपस में क्या बनाएंगे मिलके? एस्टर। एस्टर का फॉर्मूला पता है आपको? हाँ, ये पढ़े तो हैं लेकिन ये प्रैक्टिस करते थे। क्या है? RCOO। ठीक है। एसिटिक एसिड की इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन लिख सकते हैं आप। देखो केमिकल रिएक्शन कैसे याद करी जाती है, मैं तुम्हें बताऊं मोटा मोटा, है ना। एसिटिक एसिड क्या है? एक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है। इथाइल अल्कोहल क्या है? अल्कोहल है। एक में अल्कोहल बॉन्ड है, एक में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। दोनों निकाल के पानी निकालेंगे और अभी अभी मैंने बताया तो क्या बनाएंगे? वो एस्टर बनाएंगे। तो मोटा मोटा ये याद रखो, अल्कोहल और एसिड मिलकर एस्टर बनाते हैं। अब वो कौन सा एसिड है कौन सा अल्कोहल है से भूल जाओ, वो तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है नहीं? अगर तुम ये याद करके रखोगे एथिल अल्कोहल और एसिटिक एसिड और मिथाइल अल्कोहल और फॉर्मिक एसिड, तो दो अलग अलग रिएक्शन रटनी पड़ेंगी आपको। रखिए, आपको पता है एसिड और अल्कोहल जहां मिले एस्टर बनेगा, है। और मोलिकुलर फार्मूला तो भैया वही निकल के आएगा जो उनके हैं, उन्हें आपस में जोड़ के पानी निकाल दो एक और आपस में चिपका दो उन्हें, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, यही बात आगे बढ़ते हैं। हमारा ग्लिसरॉल है, कितने OH हैं इसमें? 3 है। तो भैया 3 OH होने से क्या संभावना बन रही है? 3 एसिड मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर सकता है ये, है ना। कर सकता है क्या? नहीं, वो सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। दूसरी बात, वो सेम भी हो सकते हैं। अरे देखो 3 से कर सकता है, ठीक है। वो तीनों एक ही जैसे हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। वो तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं, तो हो सकते हैं, है ना, है ना। जब एक से हो मोनोग्लिसराइड, जब दो से हो जाए डाइग्लिसराइड, और जब तीनों से हो जाए तो ट्राइग्लिसराइड। मोस्टली जो है ये जो होते हैं क्या होते हैं? ट्राइग्लिसराइड होते हैं। और जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं दे आर कॉल्ड फैट और ऑयल। इन्हें ही फैट या ऑयल कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? फैट या ऑयल कहते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात समझ लीजिएगा, बहुत प्यारी प्यारी, है ना। तुमने देखा CH2 की संख्या तो N है भैया। अब कार्बन जब एक कार्बन के साथ जुड़े, जुड़ता चला जाएगा ना। देखो अगर मैं कहूं, ये देखो बेटा COOH था, ये CH2 है, 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 ये CH, सिंगल बॉन्ड है ना। और अगर बीच में कहीं पे भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड की संभावना है कार्बन कार्बन के साथ जुड़ने में। अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, आपने हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ा है, जब कार्बन की चारों सतहें सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं? हैं, क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऐसे ही यहां पर है, अगर सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं तो वो है सैचुरेटेड फैट। और अगर एक या एक से ज्यादा बीच में कहीं भी पूरी श्रृंखला में डबल बॉन्ड आ गए तो क्या बन गया? अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट। क्लियर? यही फर्क होता है सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट में। नंबर 1। नंबर 2, टेम्परेचर के बेस पर भी हमने इन्हें डिवाइड किया है। एक तरफ हम इन्हें कह रहे हैं फैट, एक तरफ कह रहे हैं ऑयल, कह रहे हैं ना।
अगर रूम टेम्परेचर पे ये रिमेन लिक्विड फॉर्म में है, दे आर ऑयल्स। और अगर ये सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं, दे आर फैट्स। लिपिड्स तो है ही है, लिपिड्स तो वो है ही है, उन्हें कहते हैं हम फैट। जो प्लांट से हमें मिलते हैं, जो मिलते हैं, वो जनरली ऑयल्स होते हैं। सामान्यतः क्या होते हैं? ऑयल्स होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट होते हैं। जो एनिमल से मिलती हैं फैट, वो क्या होती हैं? सैचुरेटेड। क्या होती हैं? सैचुरेटेड। कोलेस्ट्रॉल भी एक क्या है? सैचुरेटेड फैट है। और जो सैचुरेटेड फैट होती है वो आपने देखा जम जाती हैं। ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल भी जम जाता है, और वो तो आपकी धमनियों में जम जाता है, और जब वो कोरोनरी आर्टरी में जमता है तो हार्ट को सप्लाई क्या हो जाती है? ब्लड की रुक जाती है, हार्ट मसल्स मरने लगती हैं। ठीक है ना? तो बेटा, कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि जो फैट है वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो तरह की हैं। सैचुरेटेड है और unsaturated। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? सामान्यतः सिंपल फैट होती है, लेकिन कभी कभी फैट के साथ दूसरे ग्रुप्स भी जुड़ जाते हैं। जैसे फास्फोरस ग्रुप जुड़ गया तो दे आर नोन एज फास्फोलिपिड्स। नाम सुना है फास्फोलिपिड्स का? कहाँ आता है फास्फोलिपिड्स आपकी बॉडी में? वेरी गुड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी फास्फोलिपिड्स की बनी है, यानी वो स्ट्रक्चरल फैट है। वो कैसे फैट है? स्ट्रक्चर फैट है। फास्फोलिपिड एक स्ट्रक्चरल फैट है। ठीक है ना? वैक्स भी एक तरह का फैट है, वैक्स, वैक्स मोम एक तरह का फैट ही है। क्लियर? तो लिपिड समझ में आए? हैं? या नहीं आए? तो अब आपको तीन चीजें क्लियर हो गई। लिपिड्स क्लियर हो गए, माइक्रोमोलिक्यूल है तो सर ये इनसॉल्युबल क्यों सर माइक्रो ठीक 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 पूछा, इनसॉल्युबल क्यों है? वेरी गुड, ये सवाल मुझे बताना नहीं। इसके एक पे देखें, अगर हम देखें ना एसिड पे, ये देखें, यही देखें, ये एसिड है माइनस, वाटर सोल्यूबल हाइड्रोफिलिक है, ठीक है ना? और ये जो पूरा है बाकी चेन, ये हाइड्रोफोबिक है। बाकी जो चेन बच गई है क्या है? हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, एक तरफ पानी से जुड़ना चाह रहा है, ये पानी से बिल्कुल भी नहीं जुड़ना चाह रहा, और ये चेन बहुत लंबी है, ये चेन बहुत है लंबी है। और जब ये लंबी है तो भाई इनका इफेक्ट रहेगा, इनका ही प्रभाव रहेगा, तो ये पानी में नहीं घुलेंगे, इसलिए पानी में नहीं घुलेंगे। क्लियर? चलिए, तो भाई एमिनो एसिड समझ में आए, प्रोटीन समझ में आए, प्रोटीन के विभिन्न स्ट्रक्चर समझ में आए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वाटरी, है ना? अच्छा, हमने आज सैकराइड्स पढ़े, सैकराइड समझ में आए, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स एंड तीसरे कौन से थे? पॉलीसैकराइड। एक पॉलीसैकराइड का एग्जाम्पल जो आपकी बॉडी में पाया जाता हो, एक पॉलीसैकराइड जो आपकी बॉडी में पाया जाता हो, जल्दी से बता दे, आपकी बॉडी में है वो पॉलीसैकराइड? ग्लाइकोजन। इतना सोच रही है, इतना सोच रही है ना? बहुत सोचती है। अच्छा, एक बात बताओ, कोई स्ट्रक्चरल पॉलीसैकराइड्स बता सकते हो? स्ट्रक्चरल पॉलीसैकराइड, ऐसा पॉलीसैकराइड जो स्ट्रक्चर बना रहा हो, याद करो। नहीं, क्या बनाता है ग्लाइकोजन? आपकी बॉडी का, यानी बॉडी का पार्ट बना रहा हो, स्ट्रक्चर उसे कहते हैं जो बॉडी का कोई हिस्सा बनाए। ग्लाइकोजन क्या बनाता है? ग्लाइकोप्रोटीन। ये तो प्रोटीन और शुगर जोड़ दिया आपने। बताओ कोई, कोई बच्चा, भाई आज तूने मौन व्रत धारण किया है क्या? कुछ तो बोल पड़ दोस्त, है? कुछ बताओ। आज तो आप बिल्कुल खामोश हैं। किसी को नहीं याद आ रहा? आपकी ना हो, किसी और, आप किसी और जानवर की बना रहा हो।
चलो चलो इंसेक्ट्स में बनाते हैं। इंसेक्ट्स, अब मैंने इतना हिंट दे दिया। इंसेक्ट्स में इंसेक्ट्स की बॉडी का हिस्सा बनाते हैं काइटिन। कौन है? काइटिन पॉलीसेक्राइड्स है, स्ट्रक्चरल है ना, पॉलीसेक्राइड्स है। क्लियर हुआ नहीं? तो ऐसे जब आप, मैंने बताया कि जब आप याद करें तो केवल रटने वाला याद ना करें, उसे चारों तरफ से देखें याद करके कि भैया क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछ सकता है ना। ऐसे याद करें तो मजा आएगा, है? अन्यथा क्या रहोगे? कंफ्यूज रहोगे, ऐसे ही सोचोगे जैसे मैंने सोची। तो आपको याद होना चाहिए एग्जाम्पल पॉलीसेक्राइड्स में सेलुलोज का, आपको याद होने चाहिए कौन? ग्लाइकोजन, आपको याद होना चाहिए कौन? स्टार्च, आपको याद होना चाहिए कौन? काइटिन। ये महत्वपूर्ण है पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। डाइसेक्राइड्स, अच्छा मोस्टली जो फैट होते हैं वो क्या होते हैं? ट्राइग्लाइसराइड होते हैं, ट्राइग्लिसराइड होते हैं। क्या होते हैं? ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ये बात बताई मैंने। अच्छा भैया जैसे वो होते हैं ना, क्या एमिनो एसिड्स होते हैं इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, ऐसे इनमें भी होता है लिपिड्स में, ये भी इसेंशियल और नॉन इसेंशियल होते हैं, है ना। तो बाकी बनते हैं, लेकिन दो जो है वो होते हैं जो हमारी बॉडी में जो फैट नहीं बनते हैं, है ना। नाम याद करने की क्या जरूरत है, नाम तो एनसीईआरटी ने नहीं दिया, नाम याद करने की जरूरत नहीं है इनसे। चलिए, तो यहां तक हम क्लियर हो गए। हमारी बॉडी में एक और जटिल प्रकार के अणु होते हैं, वो सबसे बड़े बायोमोलिक्यूल्स कहे जाते हैं, जिसमें हेट्रोसाइक्लिक जो है कंपाउंड्स भी होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप होता है ना। दे आर न्यूक्लिक एसिड। क्या है? न्यूक्लिक एसिड। अच्छा न्यूक्लिक एसिड कहाँ पाया जाता है बच्चों? है? अच्छा हाँ यार, एक चीज और, एक शुगर में एक चीज और रह गई, वो जो मुझे बतानी चाहिए थी वहां पर, है ना। हेक्सोस शुगर के बारे में तो बताया हमने, पेंटोज के बारे में नहीं बताया था वहां पर, है ना। दो पेंटोज शुगर हैं जो आपकी बॉडी में पाई जाती हैं, पता है आपको? चुप, बिल्कुल चुप। कौन से बच्चे को याद नहीं है ये बताओ मुझे तो। वो पेंटोज शुगर जो आपकी बॉडी में पाई जाती है उनका नाम किसको याद नहीं है? दो पेंटोज शुगर है, बहुत महत्वपूर्ण पेंटोज शुगर है बच्चों। जिसे याद नहीं है हाथ खड़ा करो, इसका मतलब सबको याद है। अब मैं पूछूंगा, बेटा क्या नाम तेरा है? अकदस। अकदस बताओ बेटा कौन सी पेंटोज शुगर हमारी बॉडी में है? बहुत महत्वपूर्ण है वो, याद करो, रिकॉल करो कुछ, याद करो कुछ। पेंटोज शुगर है दो, यानी उनमें कार्बन 5 हैं। कार्बन कितने हैं? 5 हैं, और वो दो शुगर हैं, बहुत जरूरी है वो। मैंने तो कहा था हाथ खड़े कर लो जिससे मैंने उनसे ना पूछूं, तुमने करे नहीं, तो इसका मतलब मैं किसी से पूछ सकता हूँ, है ना। नंबर तेरा ही आएगा अभी, तुम बताओ कौन सी है? हैं? बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण, तुम रोज नाम लेते हो उनका एक बार जिंदगी में, पढ़ते हो तो रोज एक बार नाम कहीं ना कहीं आ जाता है तुम्हारे सामने उनका। याद नहीं है, हाँ पता नहीं। ये है राइबोस एंड डिऑक्सीरिबोस, दो शुगर है ना, पेंटोज शुगर ही है, राइबोस एंड डिऑक्सीरिबोस। याद आया कुछ या नहीं आया? ये बेटा पेंटोज शुगर ही है ना। हमारी बॉडी में बनती हैं ये, सॉरी हमारी बॉडी में बनाती हैं ये न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में, है ना। राइबोज एंड, महत्वपूर्ण इसलिए है कि इनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ही ये न्यूक्लिक एसिड टू टाइप का हो गया, है ना। एक आरएनए और एक डीएनए, हम उनके स्ट्रक्चर की बात करें, है ना। अच्छा, कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि आरएनए और डीएनए कहाँ पाया जाता है? आरएनए और डीएनए कहाँ मिल सकता है? सेल में। सबसे पहले तो आप कहेंगे सेल में,
और सेल में कहा? अच्छा, कोई ये मुझे बता सकता है, देखते तुम्हारे कितना ज्ञान अभी तक तुमने अर्जित किया है, जो डीएनए है वो कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में। अच्छा, सेल में न्यूक्लियस के बाहर भी डीएनए हो सकता है क्या? हो सकता है। कहाँ? साइटोप्लाज्म में? हाँ, ये तो मैं नया ही देख रहा हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में, ये दो ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जिनमें सेल से बाहर डीएनए हो सकता है, इनका अपना डीएनए हो सकता है, ऑटोनोमस होती हैं, ये अपनी बना लेती हैं, है ना? माइटोकॉन्ड्रिया बना लेती है दूसरी माइटोकॉन्ड्रिया को, है ना? ऐसी ऐसी बातें याद रखा करो, ऐसे ही दिमाग को पिंच करने के लिए प्रश्न पूछ लेते हैं आपसे, आपने पढ़ तो लेते हैं लेकिन उन पे प्रश्न क्या बन सकता है ये नहीं ध्यान रखते आप, है ना? जैसे राइबोज एंड डीऑक्सीरिबोज, तो बेटा न्यूक्लियस कहाँ होता है? सेल में। अच्छा, कोई बच्चा मुझे बताएगा न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? आविष्कार नहीं, रॉबर्ट ब्राउन ने। ये क्या बता रही थी? हुक, हाँ, सब कुछ हुक के नाम कर दो, बाकी सारे वैज्ञानिक तो बेकार हो गए, है ना? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। क्लियर? किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। न्यूक्लियस को देख लिया उसने, न्यूक्लियस के अंदर फिर कौन है? न्यूक्लिन भी देखे, न्यूक्लिन किसने देखे? न्यूक्लिन, न्यूक्लिन नहीं पता। वेल्डेयर का नाम सुना है? वेल्डेयर का नाम सुना है? नहीं सुना? ठीक है, चलिए, यहां तक नहीं पहुंच रहे तो कोई बात नहीं। जरा पहले थोड़ा सा बेसिक बेटा हम जान ले, फिर इसके अंदर केमिस्ट्री में घुसेंगे, है ना? पहले हम थोड़ा सा, होली से पहले होली खेलनी पड़ रही भैया। हाँ, डस्टर नहीं है क्या? है? कोई बात नहीं, मैं लेके आया करूंगा डस्टर अगर नहीं है तो। जिस दिन क्लास हुआ करेगी मैं लेके आएगा। चलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? न्यूक्लिक एसिड के बारे में, है ना? हम जरा थोड़ा पहले बेसिक पढ़ लें, फिर उसके बाद डिटेल जानेंगे, डिटेल में बात करेंगे, पहले मोटा मोटा हमें ज्ञान होना चाहिए। हम जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड बेटा दो प्रकार के हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, एक आरएनए और एक डीएनए। ये जो डिफरेंस आया है वो इसमें पाई जाने वाली शुगर के कारण आया, जो पेंटोज, इसमें कौन सी शुगर होती है? पेंटोज शुगर होती है। कौन सी होती है बेटा? पेंटोज। एक होती है रिबोस, रिबुलोस, और एक डिऑक्सी रिबोस। ठीक है, रिबोज एंड डिऑक्सी रिबोस, दो तरह की शुगर है। जिसमें रिबोज है उसे हमने क्या कहा? आरएनए, और जिसमें डिऑक्सी रिबोज है उन्हें हमने क्या कहा? है डीएनए। क्लियर? अगर हम देखें डी, ये जितने भी न्यूक्लिक एसिड है इनकी जो बेसिक यूनिट है वो है न्यूक्लियोटाइड। क्या है? न्यूक्लियोटाइड। कौन है? अगर हम न्यूक्लियोटाइड को देखें, न्यूक्लियोटाइड का जो यूनिट है उसमें क्या क्या है? उसमें एक मॉलिक्यूल है पेंटोज शुगर का। क्या है? पेंटोज शुगर का। एक मॉलिक्यूल उसके साथ जुड़ता है फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड का, ठीक है? और एक जुड़ता है नाइट्रोजन बेस का। एक जुड़ता है किसका? एक नाइट्रोजन बेस है, पी प्लस एस प्लस नाइट्रोजन बेस। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाते हैं? और न्यूक्लियोटाइड ही परस्पर जुड़ जुड़कर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ जुड़कर न्यूक्लिक एसिड का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमें प्रत्येक के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा पहले बेसिक पता होना चाहिए, फिर हम इसकी डिटेल में जानेंगे। जो ये नाइट्रोजन बेस है ये दो तरह के हैं।
एक प्यूरिन और एक pyrimidine. पिरिमिड। ये दोनों के दोनों हेटेरोसाइक्लिक है। आपने पढ़ा है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड को, साइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक्स में सभी के सभी एक जैसे हैं, और हेटेरोसाइकिल में जो साइकिल में लगने वाला अणु है वो बदल जाता है, कार्बन के अलावा कुछ और हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है ना। तो ये हेटेरोसाइक्लिक है। क्लियर? दो प्रकार के हैं ये नाइट्रोजन बेस, प्यूरिन एंड पिरिमिड। प्यूरिन कौन कौन है? एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन एंड, और पिरामिड कौन कौन है? साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेस। क्लियर? ये 5 है नाइट्रोजन बेस। इन पांचों में से कोई सा भी एक नाइट्रोजन बेस, कोई सी भी एक शुगर, वहां पे चॉइस 5 की, यहाँ चॉइस 2 की, और फास्फोरिक तो एक ही है ना। फास्फोरिक तो एक ही है। ठीक है। आपस में जब जुड़ते हैं तो बन जाते हैं न्यूक्लियोटाइड। और अगर फास्फोरिक को हटा दें तो 2 ही रह गए। कौन कौन से? शुगर है, नाइट्रोजन बेस, ये क्या बन जाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, ठीक है ना। न्यूक्लियोसाइड में शुगर है, और मान लिया ये रिबोज शुगर है। एक प्यूरिन का नाम बताओ। एडेनिन। तो ये क्या बन गया दोनों मिलके? एडिनोसिन। एडिनोसिन। अगर ये ग्वानिन है तो है, और जो पिरिडिन होंगे, 3 पिरिडिन बच गए ना, उनके बाद में क्योंकि वो पिरिडिन है तो डीन आएगा। क्योंकि वो पिरिडिन है उनके नाम में क्या आएगा? डीन आएगा। क्लियर हो गया ना? यहाँ तक बात, ये बेसिक बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ, जो हमें थोड़ा सा प्रॉपरली याद होनी चाहिए जिससे हम आगे बढ़े। क्लियर? अच्छा, अगर हम 5 कार्बन देखें ना, जो बॉन्डिंग बन रही है ना 3 और 5, कार्बन नंबर 3 पेंटोज शुगर, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर, एक तरफ 3 और एक तरफ, ये ध्यान में रखना है। क्लियर? इसके बाद हम स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, बहुत इजीली स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। है बेसिकली ये मोटी मोटी बातें पता लगी नहीं आपको? कोई ऐसा विद्यार्थी जिसे ना पता लगी हो? 2 तरह की शुगर, 5 तरह के नाइट्रोजन, पहले नाइट्रोजन बेस बेसिकली 2 प्रकार के, और 2 प्रकार के 5 नाइट्रोजन बेस, प्यूरिन एंड पिरिडिन। पिरिडिन में निश्चित रूप से पिरिडिन मॉलिक्यूल होगा। पिरिडिन पढ़ा है आपने? पिरिडिन पढ़ा है ना। कार्बन चलते चलते हेक्सागोनल में क्या आ जाती है? नाइट्रोजन, तो पिरिडिन बन जाता है ना। प्यूरिन में जो स्ट्रक्चर है उसमें 9 कार्बन आ जाते हैं। प्यूरिन में कितने कार्बन आ जाते हैं? 9 कार्बन। अभी पढ़ेंगे आगे, जब बढ़ेंगे इसे पूरा डिटेल अंदर घुसेंगे तो ये बताएंगे। ठीक है ना, पहले मैं बेसिक मोटी बात कह रहा हूँ। न्यूक्लिक एसिड कितने हैं? न्यूक्लिक एसिड कितने? कौन कौन से? आरएनए है। इनके नाम किस पे बेस है? कौन सी पेंटोज शुगर वो रखे हुए हैं, उनके स्ट्रक्चर में कौन सी पेंटोज शुगर भाग ले रही है? पेंटोज शुगर कौन कौन सी है आपकी बॉडी में? राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, इसी के नाम पे ये है। अब इनकी यूनिट क्या है न्यूक्लिक एसिड की? न्यूक्लियोटाइड। यूनिट क्या है? न्यूक्लियोटाइड जो बना है वो किस किस से मिलके बना है? ठीक है, अब हम डिटेल पढ़ाएंगे। एक शुगर और फास्फेट के मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बना है। एक बॉन्ड किस किस के बीच में बना है? शुगर एंड नाइट्रोजन बेस के। एक शुगर एंड नाइट्रोजन कोवलेंट बॉन्ड है ये, है ना। और फिर जब ये यूनिट है, ये आपस में परस्पर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ती हैं। न्यूक्लियोटाइड आपस में किसके द्वारा जुड़ते हैं? एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ किस बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ा रहता है? तो 3 तरह की बॉन्डिंग। कौन कौन सी? कोवलेंट तो 2 आ गए। कौन कौन सा? एक फॉस्फेट के बीच में और शुगर के बीच में।
एक शुगर के बीच में और भाई शुगर तो बीच में आगे नहीं, एक तरफ फॉस्फेट जुड़ा उसमें, एक तरफ नाइट्रोजन बेस जुड़ा। शुगर के एक कार्बन पे कौन जुड़ गया? नाइट्रोजन बेस। और एक कार्बन पे कौन जुड़ गया? फॉस्फेट। क्लियर हो गया नहीं? तो शुगर बीच में। और जब ये जुड़ के तैयार हो गए, इन्हें कैसे जोड़े भाई? एक न्यूक्लियोटाइड आया, दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ कैसे जुड़ेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड पे। ये बेसिक बात याद रहे, तो फिर स्ट्रक्चर समझ में आएगा। अब जो ये पहली बनी ना, वो इकाई बनी, अब वो ऐसे नहीं धागे की तरह सीधी हो सकता है ट्विस्टेड भी हो, धागे की तरह सीधी भी हो सकती है आरएनए के मॉलिक्यूल में, है ना? हो सकते हैं सीधी। देखो अगर आप दिमाग से सोचोगे ना स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है, तो आपको अगला स्टेप अपने आप पता लगना शुरू हो जाएगा और याद तेजी से हो जाएगा, है ना? भाई कोई चीज जुड़ रही है, जुड़ के बिल्कुल सीधी हो सकती है। आपने प्रोटीन के केस में देखा था, जुड़ के बिल्कुल सीधी श्रृंखला भी हो सकती है, ट्विस्टेड भी हो सकती है, ट्विस्टेड का गुच्छा भी बन सकता है, दो तीन ट्विस्टेड होकर भी आपस में लिपट सकती हैं। तो यही सोचना होता है। जब थ्री डायमेंशनली हम सोचते हैं, तो थ्री डायमेंशन फिगर आपके दिमाग में आनी चाहिए, तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अपने आप बहुत आसान लगने लगता है। और जब हम उसे टू डायमेंशनल की तरह सोच के याद करते हैं तो बहुत मुश्किल लगता है। क्लियर? तो आज इतना ही याद करेंगे ना, है? यहां तक तीनों के तीनों के याद हो जाने चाहिए। कल क्वेश्चन पूछूंगा, है ना? कल क्लास है मेरी। महाराज सिंह होंगे सर। बेसिकली अगर महाराज सिंह में हुई तो वहीं मिलेंगे आपसे, यस यस। ठीक है ना? तो ध्यान रखना। क्लियर? थैंक यू। थैंक यू सर। मगर सर मगर सर कराया तो हो गया कहीं ना। क्या तो बना रहे थे सोया चलो कराया। हेलो सलीम, ये तुझे पूछ रही थी कल इससे मिलने। मैं इसको फोन आया था तुम क्यों नहीं गई? अच्छा चलो आर्य तेरी आती है पता नहीं पता कोई नहीं।